हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक। तो हम वापस आ चुके हैं अपने पार्ट 1 के सेक्शन 2 के केस स्टडीज के सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पार्ट ए के सेक्शन 1 में, जिसमें हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट जो केस स्टडी है वो बेस्ड है कुछ इस तरह के फिगर पे जो आके आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर। ओके, सो इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सनरूम, द डायग्राम shows the plans for a sunroom. Okay, it will be built onto the wall of the house. हाउस की जो वॉल होती है उससे बिल्कुल लगाकर ये हाउस जो बनाया गया है, सनरूम बनाया गया है। ओके, द फोर वॉल्स ऑफ दिस सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स। इसकी जो चार, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये चार ग्लास पैनल्स हैं। ओके, एंड दे ऑल आर स्क्वायर। ओके, द रूफ इज मेड using four clear glass panels trapezium in shape. 1, 2, 3 and 4, these are trapeziums. Okay, one tinted glass panel, half a regular octagon in shape. ये जो आप बीच में देख रहे हैं कुछ ग्रे कलर का, this is half octagon. ओके, अगर आप इसे कंप्लीट बनाएंगे सो दिस विल बी द फुल ऑक्टागन, सो दिस इज हाफ ऑक्टागन, और यहाँ पर जो है वो पूरी वॉल है यानी कि फ्लैट है। सो दिस इज द केस स्टडी, और इस पर बेस्ड होंगे हमारे नेक्स्ट 4 या 5 क्वेश्चंस। तो शायद उनमें भी इंटरनल चॉइस है, तो आपको उनमें से 5 में से 4 क्वेश्चंस इस केस स्टडी के करने होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Refer to the top view. Find the midpoint of the segment joining the points. Okay, अब हमको अगर points के segment निकालने हैं, midpoint of the segment हमको निकालने हैं, तो उसके लिए हमें जो फिगर दिया हुआ है उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कि midpoint जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is the formula to find out the midpoint of the segment which is joining. यहाँ पर कौन से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 17, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 9 and 16. तो 6 क्या होगा? x1 and 17 is y1. Similarly 9 is x1 and 16 is x2, sorry, and 16 is y2. So put the values here. x1 plus x2 यानी कि 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, एंड y1 प्लस y2 यानी कि 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2. 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 15. 6 प्लस 9 इज 15 डिवाइडेड बाय 2, एंड 17 प्लस 16 इज 33. It is divided by 2. So where is the option? These are the two coordinates of the midpoint. So where is this? This is in option C, option third. So we will tick the option 3. 15 by 2 and 33 by 2. So simple. Okay, हमें इसके लिए हमारा जो केस स्टडी था उसको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे हमने वैसे ही कर लिया है। Now question number B. Refer to top view and the distance of the point P from the y-axis is. अब हमें इसके लिए देखना होगा अपना जो केस स्टडी का फिगर है उसे, तो उसे हम यहाँ पर ले आते हैं। Okay, so this is the figure. Now we have to find out the point P. Where is the point P in top view? So this is the top view upside, but here is no point P. The point P is here in the front view. Okay, so we have to find the distance of point P from the y-axis. We all know that this is x-axis and this is y-axis, right? X is horizontal and y is the vertical line. So we have to find the distance from this axis, from this y axis. This is the graph paper. तो ग्राफ पेपर पर किसी भी फिगर को कैसे पढ़ते हैं ये आप सबको आता है। ओके, जितने भी ब्लॉक्स हैं हम उतने ब्लॉक्स को काउंट कर लेंगे टू गेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि इधर से डिस्टेंस। ओके, तो इधर से हम ये काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3 and 4. 4 पॉइंट्स के बाद पॉइंट P आ जाता है, इसका मतलब है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज 4.
ओके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस ग्राफ पेपर पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ पेपर को रीड करना आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने को बोलेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस एंड द वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, एंड देन वी गेट द कोऑर्डिनेट्स। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो फर्स्ट केस स्टडी का थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो है रिफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हम वापस से अपना जो फिगर है वो यहाँ पर लाते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस इज, हमें यहाँ पर पॉइंट ए और एस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट एस, और इनके बीच की हमको डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, to figure out the distance between 2 points, we have the formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula to figure out the distance. Okay, अब हमें distance निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगे coordinates, a और s के coordinates। तो सबसे पहले हमें a के coordinates चाहिए, यानी कि a की हमें distance चाहिए from x axis। x axis है ये, तो यहाँ से a की डिस्टेंस हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8th पॉइंट पर हमारा है a, सो 8, एंड फ्रॉम y axis it is just 1, so these are the coordinates of a। now s के coordinates हम देख लेते हैं, s की डिस्टेंस भी a के डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसका भी जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा 8, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन। ओके बट y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, so 8 and 17। ओके दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बस आपको ग्राफ पेपर को रीड करना आना चाहिए, सो दे आर वेरी वेरी सिंपल। आप ध्यान से फिगर को देखेंगे और उसमें जितने भी डॉट्स हैं, जितने भी ग्राफ पेपर के ऊपर फिगर्स स्क्वायर्स बने हुए हैं, आपको जस्ट उन स्क्वायर्स को काउंट करना है टू गेट द कोऑर्डिनेट्स। ओके अब हम इन वैल्यूज को रख देते हैं, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, सो पुट द वैल्यूज, x2 minus x1 8 minus 8 square, y2 minus y1 17 minus 1 square, so 8 minus 8 square is 0, so ये पूरी टर्म जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, तो हमारे पास अंदर बचेगा 17 minus 1 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, सो वी गॉट द आंसर 16। तो a और s के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16। ओके तो क्वेश्चन में जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्केल सेंटीमीटर मीटर, वो आप यहाँ पर लगा देंगे, एंड दिस इज द डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, refer to front view, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points a and b in the ratio 1:3 internally। ओके तो यहाँ पर भी हम अपना फिगर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें a और b, यहाँ पर a कहाँ पर है, ये है हमारा a जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a के कोऑर्डिनेट हमने अभी अभी निकाले हैं 8 and 1, और b के कोऑर्डिनेट्स अब हम निकालेंगे, ये है हमारा b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, सबसे पहले x एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so x एक्सिस से डिस्टेंस है 10 and y एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 3 4 and 5। ओके सो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं a और b। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि a और b, सपोज कीजिए ये एक लाइन है a और b की, ये वाली लाइन जो यहाँ पर बनी हुई है, ओके इसमें कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:3। ओके सपोज दिस पॉइंट इज c। ओके सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट c। अब पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स, जब कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन किसी लाइन को डिवाइड करती है इन 2 पार्ट्स इन रेशियोज, तो हम उन रेशियोज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, रिमेंबर। सिमिलरली m1y2
plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, 1 is m1 and 3 is m2, and this is our x1 y1 and this is our x2 and y2. Okay, so just put the value m1 x2, m1 is 1, x2 is 10 plus m2 x1, m2 is 3 and x1 is 8, m1 plus m2 यानी 1 plus 3. Similarly y के केस में m1 is 1 and y2 is 5 and m2 is 3 and y1 is 1. So this is 1 plus 3. So this will be 8 3s are 24 plus 10 34 divided by 4. Okay, and this will be 5 plus 3. So 8 by 4. So 8 by 4 will be 2 and इसको जब हम divide करेंगे so it will be 8.5. 4 8s are 32 and 0.5. 4 5s are 20. Yes, this will be 8.5. So we got the coordinates 8.5 and 2. Where is the answer? It is answer 1. Okay, so let's move on to the next question. So next question is, refer to the front view if a point xy is equidistant from the Q and S, then हमें इक्वेशन बनानी है कि इनके बीच में इक्वेशन क्या बनेगी. यहाँ पर लिखा जरूर है कि रिफर टू द फ्रंट व्यू, लेकिन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज देयर इज अ पॉइंट P एक्स वाई और इससे दो पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं Q एंड S. ओके, सो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 9 एंड 8 और S के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं 17 एंड 8. नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट PQ इक्वल्स टू PS, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है. सो P और Q के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हम लगा लेंगे, x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर. ओके, इन दोनों का P एंड Q का. सिमिलरली P और S के बीच में x माइनस 17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर. ओके, रूट से रूट कैंसिल, y minus 8 square so y minus 8 square cancel. Now we have only x minus 9 square equals to x minus 17 whole square. A minus b whole square, a square plus b square which is 81 minus 2ab यानी कि 2 into 9 18. 18x equals to, similarly यहाँ भी x square plus b square, 17 square is 289 minus 34x. Okay, again x square cancel. Now shift the terms, x वाले terms को एक तरफ shift कर लेंगे और without x वाले को एक तरफ shift कर लेंगे. So this is minus 19x plus 34x equals to 289 minus 81. 34 and 18 minus हुए तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 34 minus 18 is 16x. And this is 289 minus 81 is 208. Okay, so x equals to 208 divided by 16. 16 ones are 16 and 16 3s are 48. Okay, 13. So x equals to 13 we got. If we shift 13 here, so this will be x minus 13 equals to 0, which is the equation and it is option 2. Okay. सो दिस वॉज वेरी सिंपल केस स्टडी. देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमको आदत नहीं होती है इस तरह से करने की सॉल्व, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे. राइट, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ. नेक्स्ट केस स्टडी जो है हमारी वो स्केल फैक्टर पर है, डिपेंड है पूरी. तो स्केल फैक्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्केल फैक्टर का जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, length in image divided by corresponding length in object. Okay, so if one shape can become another using resizing, आप किसी शेप को रीसाइज करते हो तो उसकी जो वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता है. कब फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप उसे टर्न या रोटेट करते हो, या आप इस फिगर में देखें यहाँ पर
टर्न या रोटेट करते हो, अगर आप उसको रिफ्लेक्ट या फ्लिप करते हो, या आप उसको ट्रांसलेशन या उसको स्लाइड करते हो. सो टू शेप्स आर सिमिलर, वो हमेशा सिमिलर रहते हैं व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न. सो दिस इज द सिनारियो, दिस इज द केस स्टडी, और इसके ऊपर बेस्ड होंगे हमारे इसके क्वेश्चंस. तो चलिए अब बहुत ध्यान से इस केस स्टडी को भी एग्जाम में पढ़िएगा. डिफरेंट आएगी डेफिनेटली, ये सेम तो नहीं आएगा क्वेश्चन, बट जो भी आएगा आप इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं. ओके, सो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं करना. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4. द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बोट है और उसका एक मॉडल यहाँ पर बना हुआ है. तो इसका जो रेशियो है मॉडल का वो बोट के साथ है 1:4, यानी कि ये 1 है और ये 4 है, राइट. द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसकी हमको लेंथ दी हुई है मॉडल की 120 सेंटीमीटर. ओके, द फुल साइज ऑफ बोट हैज द विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर. इसकी जो विड्थ है वो हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल. अगर इसकी विड्थ 60 है तो इसकी विड्थ क्या होगी स्केल मॉडल की, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है. अब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है 4:1 का. ओके, यानी कि ये जितना भी होगा बिग वाला जो मॉडल है, ये जितना भी होगा इसका 1/4 होगा छोटा मॉडल, राइट. या फिर अपोजिट आप कह सकते हैं कि जो छोटा मॉडल है इसका 4 टाइम्स होगा बिग मॉडल. तो यहाँ पर हमें बिग मॉडल का जो वैल्यू है वो दी हुई है विड्थ 60. तो अगर हम 60 का 1/4 निकाल दें तो हमें छोटे मॉडल की विड्थ मिल जाएगी, राइट. तो 60 का 1/4 क्या होता है, इसको हम कट कर लेते हैं. 4 1s are 4 and 4 5s are 20. सो इसका जो विड्थ है W, that is 15 centimeter. And where is the 15 centimeter? It is in option 3. It was very simple question, right. देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा था but it was very simple. So चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What will affect the similarity of any two polygons? कोई भी दो शेप्स हैं, दो पॉलीगॉन्स हैं, उनकी सिमिलैरिटी को क्या क्या इफेक्ट करता है, ये हमने अपने जो सिनेरियो था उसमें फर्स्ट उसमें देखा. आप यहाँ पर मैं उस पिक्चर को वापस लेकर आई हूँ तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. सबसे नीचे वाली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न. यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पर देखिए दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, तो नहीं फर्क पड़ता है. दे आर डायलेटेड बाय द स्केल फैक्टर, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो डेफिनेटली उनकी सिमिलैरिटी इफेक्ट होती है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question is if two similar triangles have a scale factor of A:B, which statement regarding the two triangles is true? The ratio of their perimeter is 3A:3B. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी हर एक चीज सिमिलर होगी. उनका पेरीमीटर सिमिलर होगा, उनका एरिया सिमिलर होगा, उनके बीच में रेशियो सिमिलर होगा, उनके जो मिडिल पॉइंट्स होंगे, मीडियंस होंगे, वो भी सब सिमिलर होंगे. तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है वो 3A:B दिया है, जो कि नहीं हो सकता. A:B में ही होना चाहिए. द एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ऑफ A:B. यस, करेक्ट. द एल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो करेक्ट दिया हुआ है. जितना स्केल का रेशियो है उतना ही एल्टीट्यूड का दिया है. मीडियन का रेशियो भी रॉन्ग दिया हुआ है, A/2, which is not true. And bisectors are also a square is to B square, which is also not true. So option 2 is the correct answer. D part of this case study is the shadow of a stick 5 meter long is 2 meter. There is the stick which is 5 meter long and its shadow's height length is 2 meter, right? At the same time, the shadow of a tree 12.5 meter high. This tree is 12.5 meter high. और हमें इसकी शेडो की लेंथ जो पता करना है, तो हम सपोज करते हैं कि इसकी शेडो की लेंथ जो है वो x है. ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका और इसका, दे बोथ विल बी सेम. ओके, क्योंकि सन के साथ जो भी शेडो का एलिवेशन बन रहा है, भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम. ओके, एंड दिस एंगल in both is 90 degree.
Okay, now this angle is same, this is same, and this will be also same, right? So ये जो आपको triangle दिख रहा है, these both triangle will be similar, क्योंकि इसमें तीनों angle same है. Okay, so what we can say, suppose this angle is, this is angle 1 and this is angle 2, this one, and the angle of elevation is same. So we can say that tan 1 is equals to tan 2, tan theta. Okay, why we are taking the tan theta here? Because we have the values of perpendicular and base, और perpendicular और base का जो combination है वो हमारे tan theta में ही होता है. So we took tan 1 equals to tan 2. ये दोनों angles बराबर हैं. tan की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? perpendicular upon base. angle 1 के respect में किसका हम रखेंगे? इसका, tree का. 12.5 is the perpendicular and base is x. Okay, similarly angle 2 में perpendicular is 5 and base is 2. Now we can solve and we can bring out the value of x. So this will be 12.5 into 2 divided by 5. Okay, अब हम इसे solve कर लेते हैं. Decimal यहाँ से remove कर देते हैं. This will be 10 and 5 2s are 10, 5 5s are 25. And 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 cuts. So x equals to 5 meter. So the shadow of tree is x equals to 5 meter. 5 meter is in option 4. So option 4 is the correct answer. Below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurements. दिस इज नॉट द अदर केस स्टडी. ये वही केस स्टडी है जो अभी हमने पढ़ा, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. ओके, इसका ई ऑप्शन है ये. द एटिक फ्लोर ABCD इन द मॉडल इज अ स्क्वायर. यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इस मॉडल में, यहाँ पर एक स्क्वायर है ABCD. ओके, द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ये जो बीम्स हैं ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बना रही हैं विद द रूफ. E is the middle point of AT, F is the middle point of BT, G is the middle point of CT and H is the middle point of DT. इन सारी beams का एक एक middle points है. Okay, all the edges of the pyramid are in the model have length of 12 meter. इसकी जितनी भी sides हैं pyramids की, उन सभी की length हमको 12 meter दी हुई है. अब इस पर based वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या question क्या है हमारा, वो हम देखते हैं. What is the length of EF? Where EF is one of the horizontal edges of the block. यहाँ पर ये जो हमें पिरामिड दिया हुआ है इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है EF की. ओके, ये सारी साइड्स जो हैं वो हमको दी हुई हैं 12 मीटर. एवरेज साइड इज द 12 मीटर. ओके, पिरामिड्स की. अब अगर हम इस साइड को हमको देखना है EF को, सो व्हाट वी विल सी दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल AB and T. Triangle ABT, right? In triangle ABT, E is the midpoint of AT and F is the midpoint of BT. Okay, E AT का midpoint है और F जो है वो BT का midpoint है. और midpoint theorem के हिसाब से अगर दो लाइंस के midpoints को आप ज्वाइंट करते हैं, दो लाइंस के मिड पॉइंट को इन अ ट्राइंगल आप ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होता है, राइट, एज पर द मिड पॉइंट थ्योरम. सो वी यूज्ड हियर मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम वी यूज्ड. सो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से EF विल बी पैरेलल टू AB, थर्ड लाइन के पैरेलल है. ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि EF is half of AB. ओके, AB का जो है वो हाफ है बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट. तो ये यहाँ पर आके ऊपर है, इसके पैरेलल है बट लेंथ में इसके हाफ है. ओके, सो EF इक्वल्स टू AB हमारे को पता है कि 12 है and divided by 2, so this is 6. Where is the 6? 6 is option 3. So this was the case study 2. Now we will move on to the case study 3. ओके, तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है एक पैराबोला पे बेस्ड, तो इसे हम पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलास, हाईवे, ओवरपास एंड अंडरपास
ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया हुआ है, तो दिस इज द ओवरपास, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं जाता हुआ पैराबोला का शेप, दिस इज ओवरपास, और ये जो आप दो छोटे छोटे देख रहे हैं, दिस इज द underpass. Okay, so parabola is a graph that results from px equals to ax square plus bx plus c. सबको पता है parabolas are symmetric about a vertical line known as the axis of symmetry. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum points of the parabola which is called the vertex. Okay, तो ये तो था basic case study. अब इस पर based हमारे क्वेश्चन क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोस आर. तो इसके जीरोस निकालने के लिए हमें केस स्टडी पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके जीरोस इजीली निकाल सकते हैं. तो माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट माइनस 4x प्लस 2x, राइट, एंड दिस इज माइनस 8 इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमें 0 फाइंड करना है. x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x minus 4 equals to 0. So x minus 4 and x plus 2. तो हमारे पास दो zeros कौन से आ गए हैं, एक तो हमारे पास आ गया है 4 and second is minus 2. 4 and minus 2 is option 2. Okay. Next question is, the highway overpass is represented graphically. Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial intersects x-axis. Why? Because ये जो पूरी इक्वेशन है पैराबोला की वो हमको x के फॉर्म में ही दी हुई है. ओके, क्वेश्चन में हमने देखा है कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें पूरी x के फॉर्म में दी हुई है, इसीलिए जो पूरा ग्राफ है पैराबोला का दैट इंटरसेक्ट्स द x-axis, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला. दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरम्स भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से भी इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6 and sum of 0 is 0. अब यहाँ पर भी हमको केस स्टडी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो वैल्यू है, एक जीरो जो है वो 6 है. सो सपोज अल्फा इज 6, ओके, एंड सम ऑफ जीरोस इज 0. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0. सो इफ अल्फा इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द बीटा, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा. सो बीटा इक्वल्स टू माइनस 6, राइट. अब इक्वेशन हम बना लेते हैं. इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ओके, सो एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है. सो माइनस 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0 विच इज द सेकेंड ऑप्शन, राइट. मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. तो इसका ई पार्ट है, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज. इसके हमें इस जो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके हमको निकालने हैं कि कितने जीरोस इसके फाइंड कर सकते हैं. तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर सिंपली लगाया हमने. 4x प्लस 4, ये जो यहाँ दिया हुआ है प्लस 4 दैट इज ओके. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. नाउ इट बिकेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं, डी फाइंड करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी स्क्वायर, माइनस 4. सो माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 8. ओके, माइनस 4 स्क्वायर इज 16 and this is 8 4s are 32. So this is minus 16. D minus 16 में आ चुका है, यानी कि D is less than 0. Okay, D is less than 0 का क्या मतलब है कि इसके कोई भी zeros हम नहीं निकाल सकते. They are not the real roots. अगर वो real roots नहीं है तो उनके कोई भी zero नहीं निकाल सकते हैं. So option C, the third option is the correct
आंसर। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। हमारे नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी है, ये बेस्ड है एक स्टैटिक्स पे। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि 100 मीटर रेस in a based for 100 meter race, a stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run 100 meter। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक स्टैटिक्स दिया हुआ है जिसमें टाइम है सेकेंड्स में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। अब इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। So first question is estimate the mean time taken by the student to finish the race। हमें मीन निकालना है, तो वो ग्राफ जो है हमारा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है ऊपर टाइम, टाइम है दिस इज x, ओके दिस इज x, तो इसको हम निकाल लेते हैं इनका मीन, इन दोनों का 0 + 20 divided by 2 10, 20 + 40 divided by 2 is 30, and this mean is 50, then this is 70 and this is 90। ओके, हमने 0 + 20 divided by 2 मीन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, राइट। सिमिलरली हम fx भी निकाल लेते हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ x, राइट। तो ये आपको नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नीचे ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर इसमें कर देंगे। 8 × 10 80, 10 × 30 300, 13 × 50 650, right। 6 × 70 420 and 3 × 90 is 270। इन सब का हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1720, और ये ऊपर का अगर हम इनका टोटल कर लेंगे ऊपर, सो दिस इज these are 40, right, this is frequency is 40। so what is the mean time taken here, the estimated mean time 1720 divided by 40, so इसे हम कट कर लेंगे, this is 43, so option 3 is the correct answer, right। move on to the next question, what will be the upper limit of the model class। तो हमारा जो स्टैटिक्स है इसमें मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, नंबर 13, ओके दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट, दिस इज x। सो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 13, तो ये वाली जो हमारी क्लास है ये मॉडल क्लास है। अब हमको बोला जा रहा है कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट, तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है, 60, so 60 is the correct answer, the option 3। next, C part, the construction of a cumulative frequency table is used in determining the median। okay, the question is based on the theory। हमको जो थ्योरी हमारे बुक में दी हुई है उसको भी हमको याद करना है, उसे भी हमें पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। so this is the second option is the correct answer, the median is the table used for the cumulative frequency, right। so the D part is the sum of lower limit of median class and model class is। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना ग्राफ और स्टैटिक्स वापस बुला लेते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि मॉडल क्लास कौन सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मॉडल क्लास है। सो दिस इज द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 40। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ओके सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 40। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालना है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालने के लिए पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, 8 + 10 18, 18 + 13 is 31, 31 + 6 is 37 and 37 + 3 is 40। तो इनका जो टोटल आता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 40, और ये जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इसका नंबर और ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए। सो दिस इज 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40। सो मीडियन हम कैसे निकाल लेंगे, मीडियन इज n by 2। सो n, what is n here, it is 40। so 40 divided by 2 is 20। so 20 से जो नियरेस्ट नंबर है, जो 20 से बड़ा नियरेस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 31, बिकॉज 18 तो 20 से छोटा है। तो 31 कहाँ पर आया है, 31 हमारा आया है इस पार्ट में, यानी कि जो मॉडल
क्लास है वही हमारी मीडियन क्लास भी है, तो इसकी भी लोअर लिमिट 40 होगी। सो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट भी क्या हो गई 40। मीडियन क्लास लोअर लिमिट इज ऑल्सो 40। सो 40 प्लस 40 बिकॉज हमको बोला है सम ऑफ लिमिट्स, sum of limits, तो 40 plus 40 is 80. Where is 80? 80 is in option 3. Okay, तो यहाँ पर स्टैटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट नीड द प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विथ इन 1 मिनट। अब यहाँ पर जो आपको टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है, राइट, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 60 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला 60 हम नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज द अबव 1 मिनट, इसमें भी हम लेंगे सिर्फ 59 सेकेंड्स तक, राइट। इस क्लास में भी जो मॉडल क्लास तक हम बात कर रहे हैं इसमें भी हम लेंगे सिर्फ 59 सेकेंड्स तक। ओके, तो इसमें आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली, एंड लास्ट क्लास मॉडल क्लास। ओके, तो 8 plus 10 18 and 18 plus 13 31. So number of students who finish the race within 1 minute are 31. ओके, सो दिस वॉज द केस स्टडी चैप्टर। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट बी। ओके, उसमें भी 3 सेक्शंस हैं विच कैरीज द डिफरेंट मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ बने रहिएगा, बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए ताकि जब भी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर and keep practicing. Bye bye.